वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो आज जो हम ये स्टोरी करेंगे ये एक 37-year-old बिजनेसमैन के बारे में है जिनका बहुत मन था कि वो कैप्टन जेम्स कुक की तरह एक राउंड द वर्ल्ड वोएज पे जाएं। वोएज यानी एक ऐसी जर्नी जो आप सी के थ्रू कवर करते हैं, यानी वो वर्ल्ड ट्रिप करना चाहते थे थ्रू सी। अब यहाँ पे वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेकर जाते हैं एंड उनके साथ कुछ और लोग होते हैं। इस जर्नी पे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे उन्होंने इसे फेस किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नैरेटिव बताना शुरू करते हैं कि उनकी जर्नी 1976 प्लायमाउथ इंग्लैंड से शुरू हुई थी। उनकी जो शिप थी वहाँ से सेल होनी शुरू हुई थी एंड उनके साथ कौन कौन लोग थे इस जर्नी पे। उनकी वाइफ जो थी उनका नाम मैरी था, उनके सन जॉनथन जो कि उस टाइम पे 6-year-old थे, उनकी डॉटर सुजैन जो कि उस टाइम पे 7-year-old थी एंड जो उनकी शिप या उनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर। एंड वो वेव वॉकर के बारे में बताते हैं कि वो 23 मीटर लॉन्ग थी, वुडन हल थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिप थी। अब डेफिनेटली सी बात है अगर वो वर्ल्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, इतनी बड़ी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शिप को टेस्ट किया होगा इन टफेस्ट से टफेस्ट वाटर्स एंड वेदर कंडीशंस। तभी उनको सर्टेन होगा कि हाँ ये जब हम राउंड द वर्ल्ड ट्रिप पे जाएंगे या राउंड द वर्ल्ड वोएज पे जाएंगे ये हमारे साथ देगी या नहीं। तो ये सारी टेस्टिंग वो ऑलरेडी कर चुके थे एंड वो बताते हैं कि जो हमारा फर्स्ट हाफ था जर्नी का, जो फर्स्ट फेज था, वो काफ़ी अच्छी तरीके से गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड अफ्रीका से केप टाउन जब वो जा रहे थे एंड उसके बाद जब वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे केप टाउन से, तो उन्हें लगा कि हमें ज़रूरत है 2 क्रूमैन की जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो और हमारी हेल्प कर सके वर्ल्ड के टफेस्ट वाटर से डील करने के लिए। इसीलिए उनके साथ 2 क्रूमैन जो थे उन्होंने भी ज्वाइन किया जिनका नाम था लैरी एंड सेलर। अब ये बताते हैं जो हमारा सेकेंड डे था केप टाउन से थोड़ा सा आगे जाके ईस्ट में, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत तेज़ हवा जो है वो चलनी शुरू हो गई थी। बट ये जो स्ट्रॉन्ग गेल्स थी या विंड थी, इन सब चीज़ों से मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि जो वेव्स हैं उनका जो साइज़ है वो बढ़ता ही जा रहा था। बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो थी उनको देखने को मिली, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अभी तक हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमें लगा कि कोई बात नहीं, मौसम बदल जाएगा एंड अगर बदलेगा तो फॉर गुड ही बदलेगा, ऐसा हमेशा ख़राब नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि 25 दिसंबर को भी जो हवाएं थी वो बहुत तेज़ चल रही थी और जो वेव्स का जो आप कहते हैं साइज़ या लेंथ जो थी वो बहुत बड़ी थी, फिर भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। तो यहाँ तक यानी 25 दिसंबर तक की इनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी अच्छी गई। अब उसके बाद उनकी जो जर्नी थी उसमें जो प्रॉब्लम है वो आनी शुरू हो गई एंड वो कौन सी डेट से आनी शुरू हुई? जनवरी 2। सो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो जनवरी 2 से इन लोगों का मिस एडवेंचर जो है वो होना शुरू हुआ। कैसे? जो वेव्स थी उनका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, जाइगेंटिक हो गया था एंड इसीलिए इन लोगों ने अपनी तरफ से सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लेने शुरू किए। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स थे? जैसे उन्होंने लाइफ लाइन्स को पहले अटैच किया, बड़े बड़े रोप से लाइफ लाइन्स को अटैच किया उन्होंने, और उसके साथ साथ जो लाइफ राफ्ट्स होते हैं जिन पे आप अपनी लाइफ बचा सकते हो, अगर आपकी शिप डूब रही है तो आप उन पे जंप करके उन पे बैठ के अपनी लाइफ को बचा सकते हो, वो जो छोटी छोटी लाइफ राफ्ट्स हैं उनको तैयार किया, लाइफ जैकेट्स पहन ली एंड देन उन्होंने वेट किया। वेट क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरीके का इस टाइम पे मौसम हो रखा है और जो वेव्स का साइज़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो है वो होने वाला है। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। अराउंड 6 PM एक बहुत ही ज़्यादा शांति का माहौल बन चुका था। जैसे कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति, वही शांति जो थी हर तरफ नज़र आ रही थी, साइलेंस थी और कुछ भी नहीं था। एंड ये जो साइलेंस थी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, नैरेटर ने देखा एक बहुत ही तेज़ रोर के साथ, बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ उन्हें लगा कि ये एक बहुत बड़ा सा क्लाउड हमारी शिप के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। एंड यहाँ पे उनसे गलती हो गई देखने में कि ये क्लाउड नहीं था, एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ी वेव थी। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जब नैरेटर इस चीज़ को मिस्टेक कर रहे हैं कि ये क्लाउड नहीं है, ये वेव नहीं है, ये एक क्लाउड है, तो इस तरीके की उस वेव की हाइट होगी एंड सोचो कितना ज़्यादा पानी होगा और वो सारा पानी अगर शिप पे गिरेगा तो क्या होगा।
तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब वो देखते हैं कि नहीं ये तो वेव है, उस टाइम तक तो बहुत देर हो जाती है एंड सारा का सारा जो पानी है वो शिप की डेक पे यानी कि जो उसका फ्लोर है वो आ जाता है। एंड वो इतनी तेज़ी से आता है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से आता है कि वहाँ पे जब नैरेटर बैठे होते हैं उनको भी उससे दूर भगा देता है। जब पानी बहुत ही स्पीड से आता है तो उनको दूर फेंक देता है वो। उनका जो सर है वो जाके जो व्हील है उस पर जाके टकरा जाता है एंड देन वो बाहर गिर जाते हैं शिप से। इस तरीके से जो है ये एक्सीडेंट होता है उनके साथ। एंड वो बहुत कोशिश करते हैं देखने की, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिखता नहीं है क्योंकि पानी एक तरीके से ग्रीन एंड वाइट कलर का होता है और इतने बड़े अमाउंट में होता है कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। एंड बोट के अंदर और शिप के अंदर इतना सारा पानी ऑलरेडी चला जाता है, तो वो इस बात से डरते हैं। कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आता कैसे मिराक्युलसली उनका जो सर है वो पॉप होता है बाहर पानी से। अब ऑब्वियसली वो बच तो जाते ही हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहन ही रखी होती है, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी चोट आती है। जैसे कि उनके जो रिब्स हैं वो अंदर टूट जाते हैं, उनके जो टीथ हैं वो भी अंदर से टूट जाते हैं, उनका माउथ जो है वो ब्लड से भर जाता है। ऑब्वियसली इतनी तेज स्पीड से अगर इतने सारे पानी से वो हिट करेंगे तो ऐसा ही होता। तो उनका जो सर है जैसे ही वो पानी से बाहर आया उन्होंने सोचा कि मैं जो बोट है उसकी गार्ड रेल्स को पकड़ूंगा। बोट को या जो वेव वॉकर है जब उन्होंने उसे देखा तो वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो डूबने वाली है, यानी कि एक तरफ से इतना ज़्यादा पानी आ चुका था कि वो नियरली ऐसे हो चुकी थी। एंड अब कोई मिरेकल ही तो था जो उसे बचा सकता था। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब दूसरी वेव इस तरीके से आई, दूसरी डायरेक्शन से आई, तो उनकी जो बोट है वो एक्चुअली में स्टेबल हो गई। एक वेव से वो नीचे गिर गई थी, लेकिन जब दूसरी वेव आई तो उससे वो ऐसे स्टेबल हो गई। एंड ये जो वेव थी उनके लिए लकी प्रूव हुई। एंड जैसे ही उन्होंने देखा तो वहाँ पे जाके रेल्स जो थी उसको पकड़ा उन्होंने एंड वो फिर जंप करा उन्होंने उसके ऊपर। कैसे तैसे करके वो वहाँ पे गए और उन्होंने जो व्हील है जिससे आप बोट को चलाएंगे बेसिकली उसको जाके पकड़ा, संभाला ताकि उसको वो कंट्रोल कर सकें, शिप को वो कंट्रोल कर सके। अब उनको ये तो देखना था कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है, क्या क्या चीज़ों को करना है, किन किन चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते थे तब तक जब तक कोई यहाँ पे रह के इस व्हील को नहीं संभाल लेता, इस शिप को कंट्रोल नहीं कर लेता। तो जैसे ही उस शिप को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तभी देखते हैं उनकी वाइफ आती है और उनकी वाइफ कहती है कि हर जगह पानी भर गया है और हम डूबने वाले हैं। एंड वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम फटाफट से इधर आके इस व्हील को संभालो और मैं जाता हूँ और देखता हूँ क्या क्या मुझे यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हमारी ये जो शिप है वो ना कहीं भी डूबे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतना पानी जो है वो भर चुका था। एंड इतनी ज़्यादा स्पीड से, इतनी ज़्यादा फोर्स से वो जो पानी था रश हुआ था शिप के अंदर, इसीलिए वो जगह जगह से टूट भी गई थी। तो वो सारे अमेंड्स जो थे वो सब उनको करने थे, लेकिन वो व्हील को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए अपनी वाइफ को कह के वो इधर उधर चले गए हर एक चीज़ को ठीक करने। अब जैसे जैसे दिन खत्म होता जा रहा था उनकी प्रॉब्लम्स वैसे खत्म नहीं हो रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उन्हें देखना था कि उनके क्रूमैन क्या कर रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या उनके बच्चे सेफ हैं या नहीं हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं वो देखते हैं लैरी एंड सेलर जो हैं वो पानी को पंप कर रहे हैं मैडमैन की तरह, यानी कि वो इतनी तेज़ी से पंप कर रहे हैं पानी को बाहर कि ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो चुके हैं। एंड वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि शिप में कहीं ना कहीं होल्स हो चुके थे एंड बिकॉज ऑफ दैट पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था, जो वाटर लेवल था वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया था शिप के अंदर, और अगर ऐसा होता तो शिप डूब जाती। इसीलिए वो ये कर रहे थे। जैसे तैसे वो कहाँ जाके पहुँचे, अपने बच्चों के कैबिन पे। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा और अपने बच्चों से पूछा कि क्या तुम लोग ठीक हो। तो उनके बच्चों ने बोला यस हम ठीक हैं, लेकिन स्यू ने बोला कि उनके सर पे थोड़ी सी दर्द है या थोड़ा सा चोट लगी हुई है। अब ये कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये देखूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़ी पिक्चर देखनी थी, मुझे यहाँ पे सबको सेव करना था, तो जो मुझसे हो सका मैंने वो किया। सबसे पहले तो उन्होंने वाटरप्रूफ हैच कवर्स जो होते हैं, वाटरप्रूफ कवर्स जो है वो ढूंढे उनको लगाने के लिए, ताकि कहीं से पानी जो है वो बढ़ता ना जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो पंप से पानी को बाहर भी फेंक रहे थे तब भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि शिप के अंदर जितना भी सामान था वो डेफिनेटली से बात है इधर उधर हो चुका था, क्योंकि इतनी तेज जब एक वेव ने हिट किया तो जो पूरी शिप है वो ऊपर नीचे पूरी तरीके से शेक हुई थी। इस वजह से सारा सामान इधर उधर हो गया एंड पंप करते टाइम पे जो डेब्रीज थे या ये जो सारा सामान था वो ब्लॉक कर रहा था उस पंप को, तो पानी बाहर नहीं जा पा रहा था।
अब ये एक नई प्रॉब्लम थी, इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर उन्हें कहीं याद आया कि नहीं, इलेक्ट्रिक पंप्स भी है हमारे पास। उसमें से कई इलेक्ट्रिक पंप्स तो ऐसे थे जिनका शॉर्ट सर्किट हो चुका था क्योंकि इतना सारा पानी था वहाँ पे। एंड फिर उन्हें फिर याद आया कि नहीं, एक इलेक्ट्रिक पंप है वो रखा है चार्ट रूम में, मैं वहाँ से लाता हूँ और यहाँ से जितना हो सके पानी जो है उसको निकाल दूँ। तो इस तरीके से उनको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी। प्लस आप कह सकते हैं कि जो वहाँ पे रेडियो था, जो उस टाइम पे, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया में थे, एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़ा सा ओशन था, उसके आसपास और कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए इतनी जल्दी उनकी हेल्प के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो देवर नो रिप्लाईज ऑन मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स यानी कि भाई इमरजेंसी है कि यहाँ पे ज़रूरत है हेल्प की, लेकिन उस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक तो ये रिमोट एरिया में थे, ऊपर से इतनी जल्दी हेल्प जो है वो पॉसिबल नहीं थी आनी। सो पूरी रात तो उनकी इसी चीज़ में निकल गई कि रोटेशन करते करते कि एक टाइम पे ये लोग पंप करेंगे पानी बाहर, एक टाइम पे ये पर्सन पानी करेगा पंप बाहर, इस तरीके से निकल गई। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे, यानी कि जनवरी 3। जनवरी 3 को क्या हुआ, कैसे उन्होंने उस डे को डील किया, देखते हैं। तो नैरेटर कंटिन्यू करते हैं बताना कि नाउ ऑन 3 जनवरी, अब 15 आवर्स हो चुके थे ऑलमोस्ट इस इंसिडेंट को हुए हुए, एंड कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हम लोगों ने इस चीज़ को सर्वाइव कर लिया। एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की मदद से, कोई पानी पंप कर रहा था तो कोई व्हील संभाल रहा था, इस तरीके से हमने मैनेज तो कर लिया। अभी 15 आवर्स हो चुके थे हमें इस चीज़ को सर्वाइव करे हुए। बट अब मैंने यहाँ पे इस चीज़ की टेंशन थी कि जो वेव वॉकर है वो इतनी बुरी तरीके से हिट हुई थी इस वेव की वजह से, या इस वेव से, कि अब ये उनको ऑस्ट्रेलिया तक नहीं ले जा सकती थी। बीच में ही इनको कहीं पे रुकना था ताकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें ठीक कर सकें और फिर से अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सके। तो एक ब्रेक लेना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो क्या क्या नैरेटर ने अपनी सारी कैलकुलेशंस करी, अपने रूम में गए, वो उन्होंने देखा कि क्या हो सकता है और कितना दूर जा सकती है ये शिप, एंड उसके अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे इतने बड़ी जगह पे कौन सी ऐसी छोटी सी जगह हमें मिलेगी आसपास में कहीं जहाँ पे हम ये सारी जो जर्नी है उसको वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं एक ब्रेक लेने के बाद। तो फिर उन्हें पता चला कि यहाँ पे ईस्ट में ही एक आइल एम्स्टरडैम नाम का एक आइलैंड है, वहीं पे जा सकते हैं ये, वहीं पे रुक सकते हैं। ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, वहाँ पे जाके ये ब्रेक लेके एंड फिर से अपनी ये जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो वेव वॉकर है अभी और ज़्यादा नहीं चल सकती है। अब नैरेटर कहते हैं कि जनवरी 4 नाउ 36 आवर्स हो चुके थे इस इंसिडेंट को, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे भी डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारी हालत इतनी डेस्परेट थी, हमने इतने टाइम से कुछ खाया नहीं था, कुछ बहुत चीज़ हमें खाने को मिल गई थी थैंक्स टू मेरी, क्योंकि उन्हें कॉर्न बीफ मिल गया था और कुछ बिस्किट्स जो थे, क्रैकर्स जो थे वो मिल गए थे एंड वो सब खा लिए थे। लेकिन बिकॉज हम इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुके थे, हमें डेस्परेटली हेल्प की ज़रूरत थी। एंड जैसे ही फिर से ब्लैक क्लाउड्स आने शुरू हुए, वेव्स का साइज़ जो था वो और बढ़ना शुरू हो गया, ऊपर से जो वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, फिर से हमें टेंशन होने लगी एंड हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ वैसा ही होने वाला है जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुआ था। तो ये सब चीज़ों से वो ऑलरेडी टेंस थे एंड फिर वो जाके एक जगह जब बैठे और अपने बच्चों के पास गए और उनसे बात करी, तो उनके जो बच्चे जॉनथन हैं उन्होंने उनसे पूछा कि डैडी आर वी ऑल गोइंग टू डाई। तो उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था कि वो उनको क्या रिप्लाई करें, किस चीज़ को वो बोले जिसको सुन के बच्चों को लगे, एक श्योरिटी मिले कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा। बट देन वो ये बात बोलते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर ऑल टुगेदर, यानी कि जो यहाँ का टाइटल है, इस स्टोरी का जो टाइटल है दैट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये उनके बेटे जॉनथन ने उन्हें बात बोली। तो ये शो करता है कि किस तरीके से ये जो बच्चे थे अपने पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से जो नैरेटर हैं उनको लगा कि नहीं, मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली, मेरे क्रू मैन, ये सब मुझ पर डिपेंड करते हैं, मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड इसीलिए मुझे उनको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना है। एंड फिर वो गए एंड जितने अमेंड्स उनसे हो सके, जितनी चीज़ें वो कर सके उन्होंने अपनी तरफ से करी। एंड फिर वो जाकर स्टारबोर्ड पे, साइड पे, डेक पे वो अपनी वाइफ के साथ जाके बैठ गए, क्योंकि उन्हें अभी ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से मौसम बन चुका था, ये सारी रेपिटेशन हो रही थी, फिर से जायजेंटिक वेव्स आ रही थी, फिर से हमारे साथ ऐसा होने वाला है। एंड वो अपनी वाइफ के साथ बैठे थे और वेट कर रहे थे कि शायद अभी हमारा एंड ही है।
लेकिन तभी उनके पास उनकी डॉटर आती है। उनकी डॉटर ने उनके लिए एक कार्ड बनाया होता है एंड वो कार्ड भी एक तरीके से इमोशनल सपोर्ट बनाने के लिए ही होता है। अब फिर से वो अपने रूम में जाते हैं, सारी कैलकुलेशंस करते हैं एंड फिर उसके बाद आके जो भी उस टाइम पे व्हील को स्टीयर कर रहा होता है, जो बोर्ड को स्टीयर कर रहा होता है, उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि यहाँ से आपको 180 डिग्री पे टर्न लेना है। अब जाते तो हैं वो इस बात को बोलने के लिए और वो ये बात भी कहते हैं उसके साथ साथ कि अगर हम लकी रहे तो शाम के टाइम में हमें ये जो आइलैंड है, आइल एम्स्टर्डम, ये वहाँ पे हमें दिख जाएगा। उनकी आवाज़ में लेकिन श्योरिटी नहीं होती। वो कहते हैं कि मैं ये बात बोलता तो हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात पे खुद ही बिलीव नहीं होता एंड मुझे लगता है कि हम शायद वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट। एंड उसके बाद जाके वो अपनी जगह पे जहाँ भी वो बैठे होते हैं वहाँ पे जाके वो सो जाते हैं, उनको नींद आती है। एंड जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं वो देखते हैं कि उनके आगे उनके बच्चे खड़े हुए हैं एंड वो उन्हें कहते हैं कि क्या हम आपको एक हग कर सकते हैं। अभी इनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब तो आइलैंड भी शायद निकल चुका होगा क्योंकि हमें पता भी नहीं चला होगा, अंधेरा भी था, ऊपर से इतने डार्क क्लाउड्स भी थे। अब मुझे ये हग क्यों मिल रहे हैं, क्यों मेरे बच्चे मुझे हग कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो फिर जब वो अपने बच्चों से पूछते हैं तो उनके बच्चे उनको ये बताते हैं कि आप सबसे बेस्ट फादर हो एंड उसके साथ साथ सबसे बेस्ट कैप्टन हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं शायद इस बात से एग्री नहीं करता, बेस्ट कैप्टन तो शायद आज मैं नहीं हूँ। तो उनके बच्चे बोलते हैं क्यों, आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया। तो वो कहते हैं कि क्या आइलैंड यहीं पे है। एंड वो भाग के जाके देखते हैं, उनको दिखता है कि हाँ कुछ दूरी पे आइलैंड होता है। एंड जैसे ही वो उस पर देखते हैं, जैसे उनकी नज़र उस पर पड़ती है, वो इतने खुश होते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि एक 150,000 किलोमीटर्स का ये जो सी है, जो ओशन है, इसमें आप एक 65 मीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो मिल जाए, ये एक तरीके का मिरेकल था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उस आइलैंड पे फाइनली पहुंच जाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं 28 इनहेबिटेंट्स हैं वहाँ पे, मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन उनको देख के भी खुशी होती है एंड उन सारे इनहेबिटेंट्स को, जो लोग वहाँ होते हैं, उन्हें भी इनकी हेल्प करके, उनको देख के कि ये लोग कितने ब्रेव हैं, इस चीज़ को देख के खुशी होती है। एंड यहाँ पे जो नैरेटर है उन्हें रियलाइज़ होता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना, एक पॉजिटिव व्यू रखना, गिव अप नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें एग्जाम्पल मिला होता है अपने बच्चों से। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे सुजैन एंड जॉनथन ने इतना तक कह दिया था कि उसे डेथ से डर नहीं लगता कि अगर हम एक साथ हैं तो। एंड अगर हम बात करें सुजैन की, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी और उसके बाद उसको ठीक करने में भी कई ज़्यादा सर्जरीज जो है वो परफॉर्म करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने भी गिव अप नहीं किया और ना ही उन्होंने इस बात को लेकर उनको तंग किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो फादर हैं वो एक बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, वो एक बड़े लेवल पे उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उनको वो बॉदर ना करें। तो वो यहाँ देखते हैं किस तरीके से उनके जो क्रूमैन थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया पूरी तरीके से, उनकी वाइफ ने पूरा उनको सपोर्ट किया बिना कुछ सोचे समझे, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। एंड उसके साथ साथ ये जो इमोशनल सपोर्ट उन्हें अपनी फैमिली से मिल रहा था, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं इस पूरे इंसिडेंट से या इस पूरे एक्सीडेंट से तभी बाहर निकल पाए मेंटली भी, जब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हम सब सेफ हैं एंड मेरे पास मेरी फैमिली का भी सपोर्ट है। सो ये तो थी आपके चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर की समरी। नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।